स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना टाइम गवाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनगणना को लेकर। सबसे पहली जनगणना 1872 में होती है मेयो के समय पर, जो कि नियमित आधार पर नहीं थी, लेकिन नियमित आधार पर जनगणना जो है वो 1881 में होती है रिपन के समय पर, और ये जो जनगणना थी नियमित आधार पर जनगणना थी। तो क्वेश्चन बनते हैं अब तक टोटल कितनी जनगणनाएं हुई हैं, तो 2011 तक टोटल 15 जनगणनाएं हुई हैं। लेकिन जो हमारे पास ये वाली जनगणना थी कौन सी, जो कि मेयो के समय पर हुई थी 1881 में, ये नियमित आधार पर नहीं हुई थी। तो इसका मतलब नियमित आधार पर कितनी जनगणनाएं हुई हैं, तो नियमित आधार पर कुल 14 जनगणनाएं हुई हैं, क्योंकि इसमें से हम 1872 की जनगणना को हटा देंगे। अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई, तो आजादी के बाद पहली जनगणना जो है वो हमारे पास 1951 में होती है आजादी के बाद। और आजादी से लेकर अब तक कितनी जनगणनाएं हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी आजादी के बाद अब तक 7 जनगणनाएं हुई हैं। तो यहां से पॉइंटों को समझिएगा। पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय पर, नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय पर, टोटल जनगणनाएं 15 हुई हैं। नियमित आधार पर इसे हटा देंगे तो 14 जनगणनाएं हुई हैं। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, और आजादी से लेकर अब तक हमारे पास 7 जनगणनाएं हुई हैं। ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो जनगणना जो है हमारे पास वो आता है गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सबसे बड़ा अधिकारी होता है। 2011 की जनगणना के कौन थे, सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना की टैगलाइन थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। अगर जनगणना का आदर्श वाक्य हुआ हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर बात करें 2001 में जनगणना हुई होगी इससे पहले, और उसके बाद 2011 में हुई है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, यानी 10 साल में कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी है, तो 10 साल में 17.7% जनसंख्या बढ़ी है। पूरे भारत की जनसंख्या का भारत के पास, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत के पास 17.5% है, ये भी आप याद रखेंगे, सिंपल सी बात है। और एरिया का 2.4% इंडिया रखता है पूरे विश्व की। नेक्स्ट आगे क्यों बढ़े, जनसंख्या वृद्धि तो हुई, लेकिन कहां पर सबसे ज्यादा हुई, कहां पर सबसे कम हुई, तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो हुई ये क्षेत्र देखने को मिलता है मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। जबकि नागालैंड को लेकर बात करें तो नागालैंड में हमें बढ़ोतरी की जगह नेगेटिविटी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 10 साल में हुई है मेघालय में, जबकि नागालैंड में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा हम बात करें दादर और नागर हवेली, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है, दादर और नागर हवेली में हुई है, केंद्र शासित प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है, वो है हमारे पास लक्षद्वीप है। कौन सा, लक्षद्वीप है, जहां पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, यूटी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला आता सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिंगानुपात की पहले डेफिनेशन समझिएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। भारत का लिंगानुपात है 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर भारत में 943 क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, अच्छा अब लिंगानुपात को लेकर बात करें स्टेट और यूटी को लेकर, तो सबसे कम लिंगानुपात स्टेट में है ना, स्टेट को लेकर बात कर रहे हैं, सबसे कम लिंगानुपात स्टेट में हमें देखने को मिलता है कहां पर, हरियाणा में। कितना है, 879, 879 जो है हरियाणा में, स्टेट में सबसे कम लिंगानुपात है। जबकि स्टेट में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरला में देखने को मिलता है, और कितना है, 1084 है। कितना है, 1084 है। ये हुआ स्टेट में कम और ज्यादा। अब आता है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है हमारे पास दादर और नागर हवेली का 618। ठीक है, जबकि यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है पुडुचेरी का, और वो है 1037। तो स्टेट में सबसे कम हरियाणा का 879, स्टेट में सर्वाधिक केरल का 1084, यूटी में सबसे कम दादर और नागर हवेली 618, यूटी में सर्वाधिक पुडुचेरी 1037। ये हुआ लिंगानुपात। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जनघनत्व। जनघनत्व की डेफिनेशन होती है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या ही उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। अगर मैं भारत की जनसंख्या घनत्व को लेकर बात करूं तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, यानी प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं भारत में, 382 लोग रहते हैं। अब बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। कितना है, 1106 है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। स्टेट में सबसे ज्यादा है, स्टेट में सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में 17, यानी 17 लोग प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। तो स्टेट में सर्वाधिक बिहार 1106, स्टेट में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17,
यूटी में सबसे कम अंडमान निकोबार 46, और यूटी में सर्वाधिक कहां पर है? दिल्ली, जिसका है 11,320। कितना है? 11,320। तो स्टेट में कम और ज्यादा आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला आता है हमारे पास साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? 7 वर्ष या उससे अधिक के आयु के ऐसे लोग जो पढ़ना अथवा लिखना जानते हो, दोनों में से कोई भी, वो साक्षर कहलाते हैं। जैसे भारत की साक्षरता को लेकर बात करें, 74.04% भारत की साक्षरता है, जिसमें मेल साक्षरता 82.14 है और फीमेल साक्षरता 65.46 है। ठीक है, अब साक्षरता स्टेट और यूटी वाइज देखते हैं। जैसे सबसे कम साक्षरता कहां की है? तो सबसे कम साक्षरता बिहार की है स्टेट में। स्टेट में सर्वाधिक साक्षरता कहां की है? स्टेट में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है। अब यूटी को आते हैं। यूटी में सबसे कम साक्षरता दादर और नागर हवेली की है, और यूटी में सर्वाधिक साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप की है। वो कहां की? वो लक्षद्वीप की है। क्लियर है? तो यूटी में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? लक्षद्वीप। यूटी में सबसे कम साक्षरता दादर और नागर हवेली। स्टेट में सर्वाधिक साक्षरता केरल, और स्टेट में सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एससी और एसटी को लेकर। सबसे ज्यादा एसटी अगर कहीं पर निवास करते हैं तो वो एमपी है। परसेंटेज में सर्वाधिक एसटी जो निवास करते हैं वो मिजोरम है। अगर मैं बात करूं आपसे प्रतिशत में, सर्वाधिक एससी कहां पर निवास करते हैं? पंजाब में निवास करते हैं। और सबसे ज्यादा एससी यूपी में। तो आप क्या समझे? एसटी को लेकर समझो पहले। सर्वाधिक एसटी एमपी में, परसेंटेज में सर्वाधिक एसटी मिजोरम में, सर्वाधिक एससी यूपी में, और प्रतिशत में सर्वाधिक एससी जो है वो कहां पर है? वो पंजाब में देखने को मिलते हैं। कहां पर? पंजाब में देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये था हमारे पास जनगणना को लेकर 10 मिनट शो, जिसमें हमने कंप्लीट जनगणना के फैक्ट को जाना। तो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं जनगणना के, तो एक बार इन्हें सारे के सारी चीजों को एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, ताकि आपका कोई सिंगल क्वेश्चन जनगणना को लेकर नहीं बचे। एक बड़ा अच्छा फैक्ट आता है, 1911 से लेकर 1921 में एक जनगणना होती है ना, और इसमें बढ़ोतरी की जगह गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है 1911 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष इसे बोला जाता है 1921 की जनगणना को, क्योंकि यहां पर प्लेग फैल गया था, और प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ? बहुत ज्यादा डेथ हुई, जिसके कारण 1911 से लेकर 1921 की जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि बढ़ने की जगह गिरावट देखने को मिली। इसीलिए 1921 की जनगणना को बोला गया महान विभाजक वर्ष। ठीक है, उम्मीद है ये सारे के सारे फैक्ट जो मैंने आपको थोड़े से समय में बता दिए, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी। 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन, इसके लिए पूरा का पूरा लुसेंट मैराथन, जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट, और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस नंबर पर डालकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, और एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये 2 राजवंश के द्वारा इनका निर्माण कराया गया। एक थी वाकाटक और एक थे राष्ट्रकूट। इनका जो निर्माण है वो 200 बीसी से लेकर 650 बीसी तक चला। अलग अलग राजाओं ने कराया। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, और मुख्य रूप से इनका निर्माण राजा हरिसेन, जो कि वाकाटक राजवंश के राजा थे, उन्होंने कराया। नेक्स्ट आता है हमारे पास शांति निकेतन। शांति निकेतन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण कराया 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजय स्तंभ। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जिसका निर्माण 440 ईस्वी से लेकर 448 ईस्वी तक हुआ, और इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट आता है चार मीनार। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है। इसका निर्माण 1591 में कराया गया, और इसके संस्थापक जो थे वो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 हैदराबाद में हमें चार मीनार देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हम्पी। हम्पी कहां पर है? स्थान है कर्नाटक। निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में, और संस्थापक थे देवराय द्वितीय। देवराय सेकंड इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा की गुफाएं। कहां पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है एलिफेंटा की गुफाएं। 5वीं और 6वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था।
और संस्थापक कौन से राजवंश थे? चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। किसका? एलिफेंटा की गुफाओं का। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने मिलकर इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेटवे ऑफ इंडिया। कहां पर है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। निर्माण 21 मार्च 1911 को हुआ और संस्थापक कौन थे इसके? सर जॉर्ज सिंडरहैम इसके संस्थापक थे और निर्माणकर्ता थे। उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली में देखने को मिलती है। 1644 में इसका निर्माण हुआ, 1644 से लेकर 1656 तक। और इसका निर्माण कराया था मुगल शासक शाहजहां के द्वारा, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण कराया था और जिन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण कराया था आगरा के किले में। ठीक है। नेक्स्ट रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। 1957 में इसका निर्माण हुआ। संस्थापक थे नेक चंद सैनी। नेक्स्ट आता हमारे पास बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा है उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहपुर सीकरी में। निर्माण 1572 में अकबर के द्वारा कराया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब कराया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सारनाथ। कहां पर है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है। 249 बीसी में इसका निर्माण हुआ। संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश, मौर्य शासक अशोक। और यहीं से जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी लिया गया सारनाथ स्तंभ लेख से। उसके बाद आता है हमारे पास महाबलीपुरम मंदिर। कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर। 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और संस्थापक कौन थे? वो थे पल्लव राजा। कौन थे? पल्लव राजा संस्थापक थे महाबलीपुरम मंदिरों के। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलीबीड। हेलीबीड को लेकर बात करें कहां पर है? कर्नाटक बेलूर में है। निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ और संस्थापक थे होयसल राजवंश के राजा। ठीक है। नेक्स्ट सांची स्तूप। कहां पर है? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। निर्माण 3वीं शताब्दी में हुआ, 3वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा हुआ? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा निर्माण हुआ। अशोक 269 बीसी में गद्दी पर बैठा था। 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा और उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। नेक्स्ट लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 11वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और इसके संस्थापक थे सोमवंशी राजा ययाति केशरी के द्वारा। उसके बाद आता सूर्य मंदिर, जिसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। कहां पर है? उड़ीसा में है ब्लैक पैगोडा। कोणार्क का जिन्हें सूर्य मंदिर कहते हैं। 1250 बीसी में लगभग इसका निर्माण हुआ और संस्थापक थे नरसिंह देव प्रथम। कौन थे? नरसिंह देव प्रथम इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास दक्षिणेश्वर मंदिर। कहां पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 1847 से लेकर 1855 तक इसका निर्माण हुआ और रानी रासमणी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर जो कि कलकत्ता बंगाल में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारे पास सोमनाथ मंदिर, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। गुजरात में है ये, है ना। और इसके संस्थापक थे चंद्रदेव सोमनाथ, चंद्रदेव सोमराज इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट कैलाश मंदिर एलोरा में है, महाराष्ट्र में है कैलाश मंदिर। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने कराया, जो कि राष्ट्रकूट राजा थे। अगला आता है हमारे पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर जो है यहीं से हमारे पास गोदावरी रिवर का ओरिजिन भी होता है। नासिक महाराष्ट्र में है। 1755 में इसका निर्माण हुआ और इसके संस्थापक थे तीसरे पेशवा बालाजी। कौन थे? तीसरे पेशवा बालाजी इसके संस्थापक थे, इसके त्र्यंबकेश्वर मंदिर। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास अगला महाबलेश्वर। महाबलेश्वर को लेकर बात करें, कहां पर है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और यहीं से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। 16वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और संस्थापक थे चंदाराव मौर्य वंश, है ना। चंदाराव थे और किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे चंदाराव। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू पर्वत पर है। 1031 में निर्माण हुआ था और विमल शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि चालुक्य राजवंश के राजा थे। किसके राजा थे? चालुक्य राजवंश के राजा थे। तो सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास ब्रह्मा जी का मंदिर। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि जो कि राजस्थान के पुष्कर में है। तो ये स्थान है पुष्कर, राजस्थान। 14वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और इसका निर्माण पारिक ब्राह्मण समाज के द्वारा कराया गया। ठीक है। उसके बाद आता है होयसलेश्वर मंदिर। ये इसका निर्माण जो है 1121 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ये कर्नाटक के हेलीबीड में देखने को मिलते हैं और संस्थापक जो थे इसके वो थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला तट मंदिर। तट मंदिर कहां पर है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। 7वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और इसके निर्माणकर्ता जो थे वो थे नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि कौन थे? जो कि एक पल्लव राजा थे। अगले आते हैं रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर जिसे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है, ये वही ज्योतिर्लिंग है जिसका निर्माण भगवान राम के द्वारा किया गया था जब समुद्र लांग रहे थे तब उस समय पर। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और ये इसका निर्माण किसने कराया था? वो थे किंझावन, है ना। किंझावन ने इसका निर्माण कराया था। किसका? वो था रामेश्वरम मंदिर का। नेक्स्ट अगला आता हमारे पास मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और कुलशेखर पांड्या ने इसका निर्माण कराया था। वो था हमारे पास मीनाक्षी मंदिर।
उसके बाद आता है बृहदेश्वर मंदिर, ये भी तंजावुर तमिलनाडु में है। 1003 से लेकर 1010 तक इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण कराया था राजा चोल प्रथम ने, इसीलिए इसे कहा जाता है राजेश्वरम मंदिर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नटराज मंदिर। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है और ये निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। इसके संस्थापक थे चोल शासक के द्वारा, चोलों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वेंकटेश्वर मंदिर, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में कराया गया था और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, वो हमारे पास थोंडमन राजा थे इसके संस्थापक। ठीक है, अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां पर है, अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, जिसका निर्माण 1588 से लेकर 1604 तक कंप्लीट हुआ और संस्थापक थे अर्जुन देव। कौन थे, अर्जुन देव, जिसे गोल्डन टेंपल भी कहते हैं। अमरनाथ, अमरनाथ को लेकर बात करें, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ है, 15वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और संस्थापक थे मुस्लिम चरवाहे द्वारा। और इसके अलावा आप याद रखेंगे श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी जब वो तक्षशिला विजय के लिए गया। अगला था हमारे पास जगन्नाथ मंदिर। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसका संस्थापक थे हमारे पास अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। वैष्णो देवी मंदिर को लेकर बात करें, कहां पर, जम्मू कश्मीर में है, महाराजा गुलाम सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया 1846 में। कब, 1846 में। अगला आता हमारे पास नेक्स्ट 2.5 दिन का झोंपड़ा, कहां पर है, अजमेर में है, 1199 में इसका निर्माण कराया गया और किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला आता हमारे पास खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, जिनका निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक चला और चंदेल राजवंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। वह है खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है कांचीपुरम मंदिर, कहां पर है, तमिलनाडु में है, 7वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, राजा जयसिंह के द्वारा निर्माण कराया गया, जो कि पल्लव वंश के राजा थे। उसके बाद आता है विलियम, फोर्ट विलियम है ना, फोर्ट विलियम कहां पर है, पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में, जिसका निर्माण कार्य जो है वो 1696 से लेकर 1000 ईस्वी गलत है ना, इसको काट देंगे, ठीक, और आयर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, चार्ल्स आयर के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हवा महल। हवा महल जयपुर में है, 1799 में इसका निर्माण कराया गया और राजा कौन थे, राजा थे सवाई जयसिंह। कौन थे, सवाई जयसिंह इसके राजा थे। अगला आता है झूलता मीनार। झूलता मीनार कहां पर है, गुजरात अहमदाबाद में है, 1452 में इसका निर्माण कराया गया सिदी बशीर के द्वारा, इसके द्वारा सिदी बशीर के द्वारा। तो झूला कहां पर है, झूलता मीनार, अहमदाबाद गुजरात, 1452 और सीडी बशीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला लास्ट, ये हुए हमारे पास टोटल, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग 50-60 के करीब मैंने आपको सारे के सारे मंदिर, उनके निर्माणकर्ता और उनकी ईयर कंप्लीट करा दी। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी, 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन। इसके लिए पूरा का पूरा लुसेंट मैराथन, जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है, कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इस नंबर पर डालकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। मैं कुछ एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा, जैसे सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती है ना, ये चिनाब नदी पर बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में डैम है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें किसको लेकर, पोंग बांध को लेकर, व्यास नदी पर बनाया गया है। चमेरी डैम रावी नदी पर बनाया गया है ना, ये भी आप डैम याद रखेंगे। तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। महानदी पर भारत में सबसे लंबा डैम है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम, 4801 मीटर जिसकी लंबाई है। कृष्णा नदी पर हमें अलमाटी डैम देखने को मिलता है कर्नाटका में। अगर बात करें सतलुज नदी पर हमें भागड़ा नंगल डैम देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम का एग्जांपल है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा डैम जो है वो टिहरी डैम है, जो कि भीलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर है। नेक्स्ट, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, भागीरथी और भीलंगाना 2 नदियां मिलती हैं, तो इसमें ऑप्शन में भागीरथी है, तो आंसर होगा भागीरथी नदी।
सरदार सरोवर डैम जो 1967 में बनाना स्टार्ट हुआ था, नर्मदा नदी पर गुजरात में देखने को मिलता है। इसके अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर नर्मदा पर ही है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा काकरापारा और उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात में देखने को मिलती है। इसके अलावा आप याद रखें माही बजाज परियोजना माही नदी पर देखने को मिलती है, और मेट्टू डैम कावेरी रिवर पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बांध जो रावी नदी पर हो तो उसका नाम है रणजीत सागर डैम। नेक्स्ट, गिरना परियोजना कहां की है, तो गिरना परियोजना गोदावरी की सहायक नदी पर है, गिरना नदी पर। ये महाराष्ट्र की परियोजना है। कहां की, महाराष्ट्र की। मुल्ला पेरियार डैम किस नदी पर है, मतलब विवादित है, तो मुल्ला पेरियार डैम जो है ये पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी दो स्टेट से होकर बहती है, मोस्टली तमिलनाडु और केरला, तो दो स्टेट के बीच विवादित होगा। इसके अलावा एक इडुक्की डैम है जो भारत का एकमात्र चापाकार डैम है, और पेरियार नदी पर केरला में देखने को मिलता है। तो आंसर होगा हमारे पास, दो स्टेट के बीच विवादित है, तमिलनाडु और केरला। नेक्स्ट अगला, नागार्जुन सागर डैम कहां पर है, तो आप याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर देखने को मिलता है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, मैंने आपको बताया हीराकुंड डैम है, जो कि महानदी पर है, और स्टेट कौन सा, स्टेट है छत्तीसगढ़। स्टेट है उड़ीसा, उड़ीसा है ना। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध किस पर है, व्यास नदी पर है पोंग बांध, जबकि चमेरी रावी नदी पर है। अलमाटी डैम किस नदी पर है, अलमाटी तो आप कहेंगे तुंगभद्रा या फिर कृष्णा मिलेगी, तो कृष्णा, क्योंकि तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, इसलिए ऑप्शन में तुंगभद्रा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको पता है मेट्टू डैम कावेरी पर बिल्कुल ठीक बात है, भाखड़ानगर सतलज पर बिल्कुल ठीक बात है, हीराकुंड महानदी पर बिल्कुल ठीक बात है, टिहरी जो है भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर है। हीराकुंड डैम को पानी कहां से मिलता है, महानदी से पानी मिलता है हीराकुंड डैम को। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम कौन सा, मैंने आपको बताया था, वो था नागार्जुन सागर डैम, जबकि भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है, तो मानसरोवर झील तिब्बत में देखने को मिलती है, और ये मानसरोवर झील जो है इसी से दो नदियों का मुख्य रूप से ओरिजिन माना जाता है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत में किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। भारत में राजस्थान में हमें कुछ लेक देखने को मिलती है, जैसे सांबर है, इसके अलावा हमारे पास ढेबर है, पंचभद्रा है, पुष्कर है, नक्की है, पिछोला राजस्थान की है। जबकि बात करूं मैं कोलेरू लेक को लेकर, आंध्र प्रदेश, और कोलेरू लेक जो है हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। सामल लेक राजस्थान में, जो अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, इसके अलावा चोलामू लेक सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक डैम है, जो कि हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और उसके पीछे बनी लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का एग्जांपल है। ये आप सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। तो ये कहां पर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक, ये उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का। सामल लेक कहां पर है, मैंने आपको बताया राजस्थान में सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है। भारत की प्रसिद्ध लैंगून लेक कौन सी, आप कहेंगे वो चिल्का है। डल झील हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक का नाम क्या है, वुलर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर का जो ओरिजिन है वो व्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज से पंजाब के कपूरथला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकटक क्या है, लोकटक एक लेक है जो कि हमें मणिपुर में देखने को मिलती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। आप कहेंगे क्या है, झील है, हमारे पास लोकटक क्या है, लेक है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी, मैंने आपको बताया वुलर लेक है, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी झील का क्या नाम है, मैंने आपको बताया था सबसे लंबी झील जो है वो है केरला में, जिसका नाम है बेम्बनाड लेक, और इसी बेम्बनाड लेक में एक नौका प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, जो कि ओणम के पर्व पर केरल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करें, नेक्स्ट लोकटक लेक कहां पर है, तो मैंने आपको कहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, जो कि मणिपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किससे जोड़ता है, तो मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूं सारे के सारे दर्रे। देखो, जम्मू कश्मीर में जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल पास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें सिक्किम में नाथुला और जलेपला पास देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप, दीफू, पांगसाड और लीखा पानी देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में मानानीति, लिपुलेख देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमें सिपकिला पास है, रोहतांग पास है, बारालाचाला पास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लद्दाख में हमें एक पास देखने को मिलता है, खारदुंगला पास और काराकोरम पास है। वेस्टर्न घाट के पास हमें देखने को मिलते हैं, जैसे थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोट्टा पास हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे पास हैं जो आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किससे जोड़ता है, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है जोजिला पास, है ना। नाथुला पास जो है ये सिक्किम को किससे जोड़ता है, चाइना वाले पार्ट से जोड़ता है। काराकोरम पास ये चाइना को जोड़ता है, लद्दाख में देखने को मिलता है। और खैबर पास जो है आ रहा है इसी
खैबर पास से होकर आए थे, ये आप याद रखेंगे। जोजिला पास दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है जोजिला पास। निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? सीधी सी बात है, जोजिला पास होगा, है ना। मैंने अभी आपको बताया सिपकिला पास जो है ये सतलज नदी का आगमन का रास्ता है ना। इसके अलावा बनिहाल पास, जो बनिहाल पास इसी पर जवाहर सुरंग देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे की ओर पढ़े, बुर्जिल पास कहां पर है? तो मैंने आपको बताया जोजिला, बुर्जिल, इसके अलावा हमारे पास बनिहाल और पीर पंजाल, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के हैं, आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के माना नीति लिपुलेख, नाथुला जलेपला सिक्किम के, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला, सिपकिला और रोहतांग पास देखने को मिलते हैं। पालघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है? देखो मैं आपको बताता हूं। थालघाट पास जोड़ता है मुंबई को नासिक से, भोरघाट पास जोड़ता है मुंबई को पुणे से, ठीक है ना। पालघाट जोड़ता है हमारे पास नीलगिरी को अन्नामलाई से, और सेनकोट्टा पास जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से। ये सारे के सारे पास हैं। तो पालघाट किसको जोड़ता है? पी फॉर पालघाट। तो पालघाट किसको जोड़ता है? नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ने का काम करता है। नाथुला पास कहां पर है? मैंने आपको बताया सिक्किम में है नाथुला पास। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो जलेपला कहां पर होगा? नाथुला जलेपला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक बात है, हिमाचल प्रदेश, और जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, रोहतांग पास कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, रोहतांग और शिपकिला पास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आपसे पूछा आर्य भारत में किस दर्रे से होकर आए थे? तो वो था खैबर दर्रा। आपसे पूछेगा पीपली घाट कहां पर है? अरावली में देखने को मिलता है पीपली घाट पास, है ना। तो किससे होकर आए थे? आर्य खैबर पास से होकर भारत में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आप याद रखेंगे टीवीपीएस, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा पास, ये कहां पर देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट पर है। तो इसमें से पीपली घाट अरावली पर्वत पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तुजू दर्रा कहां पर है? तुजू दर्रा मणिपुर का है, जो मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है, तो ये म्यांमार से जोड़ने का काम करता है तुजू पास। नेक्स्ट, बोमडीला कहां पर है? बोमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसाड और लीखापानी, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के पास हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बोमडीला कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है बोमडीला पास। खैबर पास कहां पर है? तो खैबर पास हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जिससे होकर भारत में आर्य आए थे। पालघाट दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? तो आप यहां पर पालघाट न लिखकर आप लिखेंगे सेनकोट्टा पास, सेनकोट्टा, और सेनकोट्टा पास जो वो कनेक्ट करता है किसको? तो सेनकोट्टा पास कनेक्ट करता है हमारे पास केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट, पीपली घाट पास कहां पर है? मैंने आपको बताया था अरावली में देखने को मिलता है पीपली घाट पास, कहां पर? अरावली में। नेक्स्ट, पालघाट पास जो है किसको किससे कनेक्ट करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कहा था नीलगिरी को अन्नामलाई से कनेक्ट करता पालघाट दर्रा। कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ पार्ट बता देता हूं। जैसे आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? वो है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारे पास डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक सतपुड़ा का ही पार्ट है, जहां से तापी और नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। इसके अलावा पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसके अलावा हिमालय को ही म्यांमार में कहा जाता है अराकान युमा पर्वत। क्या कहा जाता है? अराकान युमा पर्वत कहा जाता है। तो कौन सा पर्वत भारत में स्थित है? तो आप याद रखेंगे पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, है ना। इसके अलावा आपसे कहेगा पीर पंजाल कहां पर? जम्मू कश्मीर। महाभारत श्रेणी कहां पर है? नेपाल में देखने को मिलती है, हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा आपसे पूछेगा हमारे पास नागतिब्बा कहां पर है? ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखोगे, सिंपल है। नेक्स्ट, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो देखो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, धौलागिरी कहां पर है? धौलागिरी नेपाल में है ना। और नंदा देवी कहां पर? उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और केटू जो है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, और ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये पूरे विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट के बाद। नेक्स्ट, कंचनजंगा कहां पर? अभी बताया सिक्किम में है, और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो मैंने आपको बताया केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? तो दो प्लेटें टकराई, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपस में टकराई तो हिमालय बना, उसके बीच में टेथिस सी था, टेथिस सागर था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे उनके बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सी, टेथिस सागर था। हिमालय के किस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम विस्तार है, आपको बताना है। तो देखो हिमालय की नदियों का आधार पर विभाजन को समझिएगा। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा हिमालय जो है वो है नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय है। तो आप याद रखेंगे नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है, नेपाल।
हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? तो आप याद रखेंगे वलित पर्वत। देखो ज्वालामुखी पर्वत का एग्जांपल कौन कौन से आप याद रख सकते हैं, जैसे माउंट केन्या है, माउंट किलीमंजारो है, एकांकागुआ है, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं। अवशिष्ट पर्वत जैसे अरावली है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन जैसे भारत में वेस्टर्न घाट है, सतपुड़ा है, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। और हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? देखो एक वर्ड आता है सह्याद्री, एक आता है हिमाद्री। हिमाद्री कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, सह्याद्री कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, है ना, वेस्टर्न घाट को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न क्या पूछा है? हिमालय। अच्छा, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, मतलब हिम से घिरा हुआ हिमाद्री। ठीक है। लघु हिमालय की श्रेणियों पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें, इन्हें कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में इन्हें कहा जाता है मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, जबकि बुग्याल और प्याल जो है इन्हें कहां पर कहा जाता है? उत्तराखंड में कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? आप याद रखें, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सभी की सभी किसका भाग है? हिमालय का पार्ट है, हिमालय का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर हाइट है, जो कि हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी पर्वत कहां पर स्थित है? नंदा देवी, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड के कुछ पर्वत जैसे कामेत, त्रिशूल, बंदरपुच, गंगोत्री, यमुनोत्री और नंदा देवी, ये सारे के सारे उत्तराखंड के पर्वत हैं। तो आंसर होगा हमारे पास उत्तराखंड में हमारे पास कौन सा है? नंदा देवी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है। शिमला, कुल्लू, मनाली सब हिमालय के पार्ट है। उत्तराखंड में बिल्कुल है, उत्तराखंड में आप जाते हैं, ठीक है। सिक्किम में है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हिमालय के दक्षिण में, यहां पर कुछ भी हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? देखिए हिमालय की सबसे पश्चिमी और पूर्वी चोटी पहुंचता है। सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नंगा पर्वत, सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है, सॉरी, सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है हमारे पास नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बारवा पर्वत। कौन सा? नामचा बारवा। तो सबसे ईस्टर्न कौन सी है? तो सबसे ईस्टर्न है हमारे पास नामचा बारवा, और सबसे वेस्टर्न कौन सी है? वो है नंगा पर्वत। तो आप कहेंगे कौन सी? नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो हमसे पूछा काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? तो काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, है ना, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा है? तो आप कहेंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट, अरावली पर्वत सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर हाइट है, और ये कहां पर है? राजस्थान में है। पश्चिमी घाट क्या है? तो मैंने कहा था वेस्टर्न घाट और सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, जबकि सह्याद्री किसे कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को कहा जाता है सह्याद्री। किसको? पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने कहा था डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। महेंद्रगिरी जो है ये कहां पर देखने को मिलती है? ईस्टर्न घाट पर। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम डोडा बेटा है, जबकि अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं वहां पर कौन सा पर्वत बना है? तो अपने वहां पर बना नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन बना है। भारत का सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? केरला में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, इनका नाम है कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर बढ़े, हमारे पास आता है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी। देखो महेंद्रगिरी एनसीईआरटी के अनुसार है, वैसे जिंदागढ़ सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगिरी है। अभी एनसीईआरटी अपडेट करेगा तब हम अपडेट करेंगे, तब तक महेंद्रगिरी। वैसे ओवरऑल हमारे पास कौन सी है? जिंदागढ़ है। नेक्स्ट, कार्डेमम हिल्स कहां पर है? कार्डेमम हिल्स हमें केरला में देखने को मिलती है। धूपगढ़ जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। ठीक है। नर्मदा तापी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? ऊपर नर्मदा, बीच में सतपुड़ा पर्वत, नीचे बहती तापी रिवर। ये हमारे पास कौन सा? सतपुड़ा पर्वत है। दो नदियों के बीच का पर्वत भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? देखो एक बार मिट्टी का रिवीजन, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। दो पार्ट है जलोढ़ के, खादर और बांगर। नई जलोढ़ को खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। रेंगूर और चरनोजम काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ आप याद रखेंगे। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, भारत के तटीय मैदानों में कौन सी मिट्टी है? उत्तर भारत और तटीय मैदानों में जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जहां पर नदी अपना पानी डालती है। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी बांगर, और नई को खादर कहा जाता है। रेंगूर काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है? तो आपने जलोढ़ मिट्टी 43% एरिया पर भारत में सर्वाधिक है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट के अपक्षय के कारण बनी है? तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, और बेसाल्ट चट्टानों से जो बनी है उसका नाम है हमारे पास रेंगूर, चरनोजम, काली या फिर कपासी मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट,
प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मृदाओं में सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? इन सभी में देखो, प्रायद्वीप भारत में मरुस्थलीय मिट्टी तो राजस्थान में होगी, वन मिट्टी कहां पर होगी? ऊपर भारत में फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में लाल मिट्टी है, सर्वाधिक लाल मिट्टी जो है वो कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु में। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। केरला मतलब पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट पर, और यहां पर वेस्टर्न घाट का एक पार्ट दिया गया है जिसका नाम है मालाबार तट। क्या नाम है? मालाबार तट। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, है ना। रेंगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने कहा था सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी कहां पर होगी? लेटेराइट मिट्टी केरला, है ना, केरला में होगी। महाराष्ट्र में काली, और आपसे पूछेगा लाल मिट्टी तमिलनाडु। रेंगुर मिट्टी कहां पर सर्वाधिक होगी? महाराष्ट्र में रेंगुर मिट्टी सर्वाधिक होगी। रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपकी रेंगुर मिट्टी को ही कहा जाता है काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरनोजम मिट्टी। ठीक है ना। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता सर्वाधिक होती है। ठीक है। किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक होता है? देखो, ज्यादा बारिश पड़ती है किसमें? लेटेराइट मिट्टी में, तो उसमें ऊपर सिलिका सिलिका बचता है, यानी रेत रेत बचता है, इसीलिए लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है ना। आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आयरन और सिलिका। इसके अलावा केवल आयरन कहता, केवल आयरन, तब आप लाल मिट्टी कहते, क्योंकि लाल मिट्टी का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। लेकिन केवल लाल मिट्टी मतलब केवल आयरन कहता, तब आंसर टिक करते लाल मिट्टी, लेकिन उसमें सिलिका भी पूछा है तो लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है। अराकान योमा कहां पर है? अराकान योमा हमें देखने को मिलता है कहां पर? म्यांमार में। कहां पर है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास म्यांमार में कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 572 अंडमान निकोबार में रहने योग्य 38 है, जबकि लक्षद्वीप में 36 है, रहने योग्य 10 द्वीप है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे डंकन पास अलग करता है। डंकन पास 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सभी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो कुल 572 आइलैंड है। नेक्स्ट, डंकन दर्रा कहां पर है? तो डंकन पास अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। डंकन पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है हमारे पास सैडल पीक। सैडल पीक हमें नॉर्थ अंडमान पर देखने को मिलती है, जबकि इसकी कैपिटल का नाम है हमारे पास श्री विजयपुरम। पहले हुआ करती थी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर, और मतलब उसी का नाम चेंज हुआ है, और जो कि हमें साउथ अंडमान पर देखने को मिलती है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है। ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। नेक्स्ट, डंकन पास किसको किससे अलग करता है? डंकन दर्रा। तो डंकन दर्रा अलग करता है हमारे पास दक्षिणी अंडमान को, मध्य अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से करता है डंकन पास। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है हमें मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा के सबसे नजदीक होगा? तो विषुवत रेखा भारत के साउथ में, तो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप, यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है ना, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, इसी का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। और ये कहां पर है? ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा के पास। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा कहां पर है? तो ये हमारे पास अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलता है सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि मृत ज्वालामुखी का नाम है नारकुंडम। सक्रिय कौन सा है? बैरन, है ना, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह? 36 है, रहने योग्य इसमें 10 है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो दक्षिणी छोर का भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार पर पड़ने वाला इंदिरा पॉइंट, जबकि मुख्य भूमि का जो है वो है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी है। 8 डिग्री चैनल किसको कससे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है ना, 9 डिग्री, वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? तो रॉस मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस द्वीप का नया नाम है। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, अंडमान निकोबार की ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सैडल पीक, जबकि केवल निकोबार द्वीप समूह की पूछे तो वो ग्रेट निकोबार पर पड़ती है, उसका नाम है हमारे पास
माउंट थुलियर, क्या नाम है, माउंट थुलियर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हुए जो मैंने आइलैंड को लेकर, मिट्टी को लेकर, माउंटेन्स को लेकर, दक्षिण भारत के माउंटेन्स को लेकर, सारे के सारे मैंने आपको 105 क्वेश्चन कवर कराए। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी। 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन, इसके लिए पूरा का पूरा लुसेंट मैराथन जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए, थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस नंबर पर डालकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी पढ़ेंगे सारा का सारा। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए। आप यहां पर आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर इस क्वेश्चन का करके जाएंगे, और वीडियो पर आ चुके हैं तो उसे लाइक और शेयर करना आप सभी का काम है ही। स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर मुझे आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में दोगे, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवेज को लेकर। नेशनल हाईवे NH1 आता है। NH1 जो है वो लेह को उरी से जोड़ता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं यह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। ये केवल 2 UT से होकर गुजरता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसकी लंबाई 534 किलोमीटर है, और इसका निर्माण BRO के द्वारा कराया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया है। यह है NH1। नेक्स्ट आता है हमारे पास NH2। NH2 जो है असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ता है तुईपांग मिजोरम से। यह असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से गुजरता है, यानी 4 स्टेट से होकर गुजरता है। इसका नाम है NH2। क्या नाम है, NH2 है, और यह म्यांमार के नजदीक है और भारत का सबसे ईस्टर्न नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास NH3। NH3 जो है ये लेह को जोड़ता है, किससे, लेह को जोड़ता है पंजाब के अटारी से, और ये गुजरता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरता है, यानी 2 स्टेट और 1 UT से होकर गुजरता है। कौन सा, NH3 है। कौन सा, NH3। अगला आता है हमारे पास NH10। NH10 को लेकर बात करें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को जोड़ता है सिलीगुड़ी फुलबारी वाले क्षेत्र से जोड़ता है। ये 2 स्टेट सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। इसका नाम है NH10। क्या नाम है, NH10। नेक्स्ट आता है हमारे पास NH13। NH13 एक ही स्टेट में है, जो कि हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश के बागक्रो से, और एक ही स्टेट में जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश, नाम है NH13। नाम क्या, नाम है NH13। उसके बाद आता है NH16। NH16 जो है कोलकाता को जोड़ता है, किससे, तमिलनाडु के चेन्नई से, और यह वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। यह ईस्टर्न घाट के पैरेलल है, ईस्टर्न घाट के समानांतर है। इस पर कुछ फेमस शहर देखने को मिलते हैं, जैसे कटक, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और चेन्नई। इसका नाम है NH16। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है NH19। NH19 जोड़ता है उत्तर प्रदेश के आगरा को वेस्ट बंगाल के कोलकाता से, या फिर उत्तर प्रदेश को वेस्ट बंगाल से जोड़ता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। इसी की लंबाई जो है वो कितनी है, 1270 किलोमीटर है। इसका नाम है NH19। उसके बाद आता है NH19 के बाद में NH30। NH30 जो है ये सितारगंज को जोड़ता है, उत्तराखंड के सितारगंज को जोड़ता है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। इसी की लंबाई है 1984 किलोमीटर। इसका नाम है NH30। अगला आता है हमारे पास अगला, नेक्स्ट NH34। NH34 गंगोत्री धाम को जोड़ता है लखनादौन मध्य प्रदेश से, और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1426 किलोमीटर। कितनी, 2426 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला आता है NH52। NH52 जो है हमारे पास, ये कनेक्ट करता है किसको, संगरूर पंजाब को कनेक्ट करता है अंकोला कर्नाटका से। ठीक है, यह कहां से होकर गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद जाता है कर्नाटका में। इसकी जो लंबाई है वो है
2317 किलोमीटर, इसका नाम है NH52। कौन सा? NH52 है। अगला जो आता है हमारे पास वो है NH53। NH53 को लेकर बात करें, ये जोड़ता है हजीरा गुजरात को और पारादीप उड़ीसा से, या फिर मैं कह सकता हूं ये ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से कनेक्ट करता है ना। यह गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है और इसी की लंबाई जो है वो है 1795 किलोमीटर। कितनी? 1795 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आता है NH66। NH66 जो है स्टार्ट होता है कहां से? महाराष्ट्र के विजयवाड़ा से, ठीक, सॉरी, महाराष्ट्र के पनवेल से शुरू होता है और पनवेल से शुरू होने के बाद कन्याकुमारी तमिलनाडु पर जाकर खत्म होता है। यह जो है वेस्टर्न घाट के पैरेलल है, वेस्टर्न घाट के समानांतर है और ये गुजरता है कहां से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 1608 किलोमीटर। कितनी? 1608 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास NH27 और 44। सबसे पहले बात करें किसको लेकर? NH44 को लेकर, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह श्रीनगर को जोड़ता है किससे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी 10 स्टेट और 2 यूटी से होकर गुजरता है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई को लेकर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 4113 किलोमीटर, 4113 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और इसको लेकर बात करें, इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। उसके बाद आता है हमारे पास NH33 और सॉरी NH27। NH27 जो जोड़ता है वो है पोरबंदर को जोड़ता है, पोरबंदर के गुजरात को सिलचर असम से जोड़ता है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से होकर गुजरता है। इसे कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा NH27 को। ये सेकंड सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और ये आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। तो आपसे पूछता उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में कहां पर काटते हैं? तो आपस में झांसी में काटते हैं। कहां पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। क्लियर है? तो ये जरूरी NH मैंने आपको करा दी जो जरूरी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आगे बात करते हैं हम रेलवेज को लेकर। रेलवे सारा फैक्चुअल चीजों को समझेंगे। भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है जो 508 किलोमीटर चलेगी, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका जो टारगेट था, स्टार्टिंग टारगेट था वो था 2017 और खत्म करने का टारगेट था 2026। 508 किलोमीटर चलेगी और किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से चलेगी। इसके अलावा मुंबई से और कहां के बीच? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ठीक है, ये थी बुलेट ट्रेन को लेकर बात। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? उसके बाद आता है हमारे पास भारत की पहली ट्रेन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय चली, 1853 में चली, मुंबई से थाने के बीच चली, 34 किलोमीटर चली। सेकंड ट्रेन जो है 1854 में चली, कोलकाता से लेकर रानीगंज के बीच चली। और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है मुंबई से लेकर कुर्ला के बीच चली, 1925 में चली, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे तेज ट्रेन जो है वो है वंदे भारत और साथ के साथ गतिमान एक्सप्रेस। लगभग सेम स्पीड की ट्रेन है ना। इनकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर है। वंदे भारत का पुराना नाम होता था ट्रेन 18। पहली वंदे भारत 15 फरवरी सन 2019 को चली। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत चेन्नई से लेकर बेंगलोर के बीच चली। वंदे भारत जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई जाती है। वहां पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई जाती है। कोंकण रेलवे को लेकर बात करें तो वेस्टर्न घाट को काटकर बनाया गया है कोंकण रेलवे, जो कि महाराष्ट्र के रोहा को कनेक्ट करता है किससे? मंगलोर, कर्नाटका से कनेक्ट करने का काम करता है ना। और जो कोंकण रेलवे है उसकी जो लंबाई है वो है 736 किलोमीटर और ये 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। इसका नाम है कोंकण रेलवे। क्या नाम है? कोंकण रेलवे इसका नाम है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास यूनेस्को में शामिल कौन कौन से हमारे पास पार्ट है। जैसे न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग ट्रेन ये शामिल है यूनेस्को में, नीलगिरी शामिल है यूनेस्को में, कोंकण रेलवे शामिल है यूनेस्को में, कालका शिमला शामिल है यूनेस्को में और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी शामिल है यूनेस्को में। ये यूनेस्को में शामिल रेलवे के पार्ट है। उसके बाद सबसे लंबी मेट्रो दिल्ली की मेट्रो है। पहली मेट्रो अक्टूबर 1984 में वेस्ट बंगाल में चली। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव थी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका का है जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मैथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली वाटर मेट्रो 2023 में कोच्चि केरला में चली, जबकि अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में 2024 में चली।
कोलकाता 2024 में चली। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला मैं बात करूं, सारे के सारे हमारे पास 18 रेलवे जोन। ध्यान देंगे, आराम से सुनेंगे, बस शिद्दत से। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई, पूर्वी रेलवे का पश्चिमी रेलवे का मुंबई, और पूर्वी रेलवे का जो है वो कहां पर है, कोलकाता है। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल रेलवे का मुंबई है ना, सेंट्रल रेलवे का मुंबई है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का जयपुर है, साउथ वेस्ट का हुबली कर्नाटका है। उसके बाद ईस्ट साउथ का जो है वो कोलकाता है ना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर है। कौन सा, गोरखपुर है। उसके बाद एक और बस्ता हमारे पास यहां पर उत्तर पूर्व मध्य, ये वाला उत्तर पूर्व मध्य का जो है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा 2-4 और है। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में है, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर उड़ीसा में है, दक्षिणी तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम में है, सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में है, और कोकण रेलवे का मुंबई में है। कोकण रेलवे का कहां पर, मुंबई में है। ये 18 रेलवे जोन हुए जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 18 रेलवे जोन। नेक्स्ट एयरपोर्ट को लेकर मैं बात करूं तो एक बार में एयरपोर्ट समझते हैं। श्रीनगर में शेख उल आलम एयरपोर्ट है। उसके बाद ये है पंजाब, यहां पर गुरु रामदास एयरपोर्ट, अमृतसर पंजाब में। ये हमारे पास है कौन सा, ये हमारे पास है गुजरात, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। गोवा में है डाबोली में एयरपोर्ट। इसके अलावा केरला में कोच्चि, कन्नूर, कोझिकोड और त्रिवेंद्रपुरम है। उसके बाद आता है तमिलनाडु, यहां पर मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास कर्नाटका, यहां पर केम्पेगौड़ा और मंगलोर एयरपोर्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास महाराष्ट्र, यहां पर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री बनारस उत्तर प्रदेश। उसके बाद पीजू पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल में है, और बिहार में गया और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। नेक्स्ट उसके बाद आता है अगला देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है। उसके बाद महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट अगरतला त्रिपुरा में देखने को मिलता है, और गोपीनाथ बारदोली जो है वो असम का एयरपोर्ट है। कहां का एयरपोर्ट है, असम का एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर को लेकर। देखो सबसे पहले हरित क्रांति को लेकर बात आती है। हरित क्रांति इसमें क्या था, इसमें उर्वरक और हाइब्रिड बीजों का यूज करना स्टार्ट किया गया। इसकी स्टार्टिंग भारत में 1967 में होती है। ठीक है ना, 1967 में 66-67 में इसकी स्टार्टिंग होती है। MS स्वामीनाथन के द्वारा की जाती है भारत में, और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। जबकि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि कहां के रहने वाले थे, जो कि हमारे पास कहां पर काम करते थे, यूएसए और कनाडा में इन्होंने काम किया, और इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यूएसए और कनाडा में हरित क्रांति लेकर आए 1960 में। ठीक है। भारत में जो हरित क्रांति आती है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट में आती है, और इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा दो फसलों पर, गेहूं और चावल। दो फसलों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, गेहूं और चावल पर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगर मैं बात करूं कुछ क्रांतियों को लेकर, जैसे हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, और अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। तो ये सारी की सारी हमारे पास फसलों की क्रांतियां कंप्लीट हुई। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर को लेकर बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका 60 से 65% जो भाग है ना वो खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि उगाती है। 60 से 65% जो है हम ये सारी चीजें उगाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 35 से 40% हम क्या उगाते हैं, तो 35 से 40% में वाणिज्यिक फसलें उगाते हैं, जैसे गन्ना, कपास, सेब, मूंगफली, काजू आदि, है ना, याद रखेंगे। इसके अलावा हमारी जो फसल है उसका 55% भाग रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, बारिश पर डिपेंड है, जबकि 45% भाग जो है वो सिंचाई यानी नलकूप, कुआं, तालाब, नहर इन सभी पर डिपेंडेंट है ना। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे पास 3 प्रकार की फसलें आपको पढ़नी होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। सबसे पहले रबी की फसलों का समय जो होता है, रबी की फसलों का समय होता है अक्टूबर नवंबर का बोया जाना।
और काटे जाने का समय होता है मार्च अप्रैल, क्योंकि ये बोई जाती है कब, जाड़े के समय पर, इसीलिए इन्हें कहते हैं शीतकाल की फसलें, विंटर क्रॉप्स इन्हें बोला जाता है। और इनके एग्जाम्पल है गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है अगली, इसका नाम है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों को लेकर बात करूं तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। आप सभी को पता है भारत में जून जुलाई का समय होता है मानसून का समय, तो इसीलिए इन फसलों को कहते हैं मानसून काल की फसलें। ये रेलवे का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मानसून काल की फसलें किसे कहा जाता है, कम से कम 50 बार मैं इसे दिखा सकता हूं, 50 बार कम से कम। उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है मक्का, चावल, मूंगफली, सोयाबीन, रागी, उड़द, कपास और गन्ना, इसके एग्जाम्पल है किसके, खरीफ की फसलों के। उसके बाद आती है जायद की फसलें। जायद की फसलें जो है बोई जाती है मार्च में और काट ली जाती है जून में, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल है खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इसके एग्जाम्पल है किसकी, जायद की फसलों के। उसके बाद में अगर राज्य वाइज आपको उत्पादन को लेकर बात करूं फसलों के, तो हमारे पास जैसे जम्मू कश्मीर किस किस के उत्पादन के लिए फेमस है, जो जम्मू कश्मीर जो है सेब, अखरोट और केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो हमारे पास गुजरात है कपास, तंबाकू, भिंडी और मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। उसके बाद कर्नाटका जो है ये नारियल, कॉफी, काली मिर्च और रेशम के लिए फेमस है, कर्नाटक वाला एरिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में केला, खट्टे फल, अंडे, कोको बीन्स और फिश ऑयल होता है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश का है। ये जो महाराष्ट्र है इसमें हमारे पास देखने को मिलता है काजू, चना, अरहर, अंगूर, प्याज, ये महाराष्ट्र की फसलें हैं, है ना। इसके अलावा राजस्थान में हमारे पास ऊन, जौ, तिलहन, बाजरा, मोटे अनाज, ऊन, जौ, तिलहन, बाजरा, मोटे अनाज, इनके उत्पादन के लिए राजस्थान जाना जाता है, ठीक है। और ये लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट आंकड़ा है, पुराने आंकड़े पर मत जाना, है ना। अभी कभी सोचो भैया कि नहीं पुराने आंकड़े पर नहीं, नया आंकड़ा है ना, सारा का सारा। अगला नेक्स्ट आता है हमारे पास यूपी। यूपी हमारे पास गन्ना, चीनी, अमरूद, आम, आंवला, शहद, बागवानी और के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। जो एमपी है वो लहसुन, मसाले, सोयाबीन, अदरक और टमाटर के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। जो केरला है ये नेचुरल रबड़ के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। जो वेस्ट बंगाल है फूल गोभी, बंद गोभी, अनानास, जूट और चावल के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर है। जो असम है वो हमारे पास चाय के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर है। और जो बिहार है वो लीची के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। इसके उत्पादन में, लीची के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। अब करते हैं ऊर्जा संसाधन को लेकर बात, ऊर्जा खनिजों को लेकर बात। तो अब तक हमने किस किस को पढ़ लिया, अब तक हमने नेशनल हाईवे को पढ़ लिया, ठीक है ना। नेशनल हाईवे के बाद हमने रेलवे को पढ़ लिया, एयरपोर्ट को पढ़ लिया और एग्रीकल्चर को पढ़ लिया, यानी 4 पार्ट हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ऊर्जा संसाधन को लेकर बात करें तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में होती है। 1948 में ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना होती है। बाद में इसी का नाम बदलकर 1967 में रख दिया गया था बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और उनमें लगे रिएक्टरों की संख्या 21 है। कितने, 21 उनमें लगे रिएक्टरों की संख्या है। कौन कौन से रिएक्टर हैं तो आप याद रखेंगे, सबसे पहला रावतभाटा राजस्थान, गुजरात का हमारे पास काकरापाड़ा, महाराष्ट्र का ट्रॉम्बे, कुडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु का, कैगा कर्नाटका का हमारे पास परमाणु रिएक्टर है और यूपी का नरोरा है। 7 हमारे पास परमाणु रिएक्टर है। सबसे ज्यादा 2 तमिलनाडु के पास है, कुडनकुलम और कल्पक्कम, 7 में से। और सबसे पहला जो था वो ट्राम्बे महाराष्ट्र का था। कौन सा, ट्राम्बे महाराष्ट्र का था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला थर्मल पावर स्टेशन क्या काम करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं थर्मल पावर स्टेशन। अब भारत में कौन कौन से थर्मल पावर स्टेशन है, यहां पर आइएगा। भारत में थर्मल पावर स्टेशन जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, ये गुजरात के थर्मल पावर स्टेशन है। नासिक, ट्राम्बे, चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र के थर्मल पावर स्टेशन है। इन्नौर, नवेली और तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु के थर्मल पावर स्टेशन है। सतपुड़ा जो है एमपी का है। अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ का संयुक्त रूप से हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन है। तलचर जो है वो उड़ीसा का है, तलचर, ठीक है। इसके अलावा दुर्गापुर और ईस्ट कोलकाता ये कहां के हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं। बरौनी जो है ये बिहार का है, ठीक है ना। पनकी और परीक्षा जो है वो यूपी के हैं, ये रहा यूपी। और सिंगरौली जो है वो एमपी यूपी के बॉर्डर पर है, सिंगरौली वाला, ठीक। और फरीदाबाद हरियाणा का है और जो दिल्ली है वो दिल्ली का है ना, दिल्ली का है। ये हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन है जो मैंने आपको बताई। अगर मैं बात करूं खनिजों को लेकर
तो खनिज की दृष्टि से भारत एक संपन्न स्टेट है और भारत में 3 प्रकार की चट्टानों से खनिज निकाले जाते हैं, गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम और कुडप्पन क्रम की चट्टानों से। सबसे पहले बात करते हैं कोयले को लेकर। आपको पता भारत में कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। कौन कौन सी चट्टानों से? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूं सारा का सारा, है ना, फिर आप लिखना जो भी करना है। चलिए देखो, भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। यह एक जीवाश्म खनिज है। क्या है? यह एक जीवाश्म खनिज है। हमारे पास कोयला क्या है? जीवाश्म खनिज है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, नमी कम होती है, तो धुआं कम देता है, ऊष्मा ज्यादा देता है। उसके बाद आता है हमारे पास विटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई सा कोयला पाया जाता है तो वो विटुमिनस प्रकार का कोयला है। उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला, इसे कहते हैं हम ब्राउन कोल कहा जाता है। उसके बाद आता है पीट कोयला। पीट सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है और इसमें नमी ज्यादा होती है और कार्बन कम होता है, जिसके कारण ये हीट कम देता है और धुआं ज्यादा देता है ना, धुआं ज्यादा देता है। तो वही सब लिखा हुआ है यहां पर जितनी भी चीजें हैं। एंथ्रेसाइट यह सबसे अच्छा कोयला है, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, नमी सबसे कम होती है, जिसके कारण ये हीट ज्यादा देता है, धुआं कम देता है। विटुमिनस सेकंड सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, भारत में सबसे ज्यादा जो है विटुमिनस पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले को ही ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला सबसे कम कार्बन, सबसे ज्यादा नमी होती है, जिसके कारण धुआं ज्यादा देता है और हीट कम देता है, और इसी को कहा जाता है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला। क्लियर है? ये हुई कोयले को लेकर बात। आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी और भी चीजें हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से निकाला जाता है, इसीलिए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को भारत की कोयला नदी भी कहा जाता है, कोल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर है? कोयले के विकल्प के तौर पर एक पेट कोक विकसित किया जा रहा। पेट कोक क्या है? पेट कोक, पेट कोक का यूज किया जाएगा जो कि पेट्रोलियम के शोधन से निकलेगा, है ना, पेट्रोलियम के शोधन से। तो आपसे पूछ सकता है कि पेट्रोलियम का सॉरी कोयले का विकल्प क्या है? पेट कोक है, जो कि पेट्रोलियम के शोधन से निकलेगा, जिससे हमारे पास क्या है, धुआं कम होगा। नीति आयोग ने भी एक सुझाव दिया, नीति आयोग ने सुझाव दिया मिथेनॉल का, कि हम मिथेनॉल का यूज करें। मिथेनॉल किससे बनेगा? मक्का और गन्ने के अवशेषों से बनेगा मिथेनॉल। ये नीति आयोग का सुझाव है। इसके अलावा कोयले की हानि क्या है? कोयले से CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण होता है, इसलिए कोयला हानिकारक है। कोयला उत्पादक क्षेत्र समझिएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश का, कोरबा छत्तीसगढ़ का, नवेली तमिलनाडु का, सिंगरैनी तेलंगाना का, तलचर उड़ीसा का, रानीगंज वेस्ट बंगाल का, झरिया और बोकारो झारखंड के, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। क्या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। क्लियर है? ये सब मैं आपको बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं जिस स्लाइड पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये सब कुछ बता चुका हूं, है ना, पेट कोक, नीति आयोग, सब कुछ। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास ये रहा, कॉपर को लेकर बात करते हैं। देखिएगा कॉपर जो है मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु जो थी वो कॉपर थी। कॉपर का यूज हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो कॉपर है वो मध्य प्रदेश से निकाला जाता है, लेकिन सबसे उच्च क्वालिटी का जो कॉपर है ना वो राजस्थान से निकलता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक कॉपर जो वो चिली की खान से चिली में चुक्की माता की खान से निकलता है, इसीलिए चुक्की माता को खान को कहते हैं विश्व की तांबा मंडी। क्या कहते हैं? तांबा मंडी। तो आप याद रखेंगे, तांबे मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु, सबसे ज्यादा MP में निकलती है, सबसे उच्च क्वालिटी का राजस्थान में, पूरे विश्व में चिली की चुक्की माता की खान जिसे तांबा मंडी कहते हैं। और बस यही चीज है कॉपर को लेकर। नेक्स्ट, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है और ये कार्बन का अपर रूप है और सबसे ठोस तत्व कहा जाता है हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में किसको? डायमंड को। ठीक है, ये किसका अपर रूप है? ये हमारे पास कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, तो कार्बन का एक अपर रूप है, नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। ये प्योर फॉर्म है किसकी? कार्बन की। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर कहीं से निकाला जाता है तो वो कौन सा क्षेत्र? वो है रूस, जहां से निकाला जाता है। MP में पन्ना की खान, भारत में सबसे बड़ी खान है किसकी? डायमंड की, है ना। इसका काम कांच काटने और ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। डायमंड को तराशने और काटने और पॉलिश करने का काम सूरत गुजरात में किया जाता है, सबसे ज्यादा सूरत गुजरात में किया जाता है। याद रखोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट थे किसको लेकर? डायमंड को लेकर। नेक्स्ट आता सोना। सोना एक क्या है? धातु है जो कि आग्नेय क्रम की चट्टानों से निकाली जाती है। आप सभी को पता है इसका यूज ज्वेलरी बनाने में करते हैं। पूरे विश्व में जो है चीन प्रथम स्थान पर है, भारत में जो है वो कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पर आता है सोने के उत्पादन के लिए।
नेक्स्ट आता है हमारे पास जिप्सम। जिप्सम अवसादी प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है। इसका यूज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में करते हैं। इसका यूज हम मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने में करते हैं। और सबसे ज्यादा जिप्सम जो है पूरे विश्व में चाइना और भारत में राजस्थान करता है। तो पूरे विश्व में चाइना, भारत में राजस्थान करता है। पीओपी बनाने में इसका यूज किया जाता है, मिट्टी की क्षारीयता को दूर किया जाता है और आग्नेय क्रम की चट्टानों से निकलती है। सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, चांदी को लेकर बात करें तो चांदी जो है ना सीसे के साथ निकाली जाती है। सबसे ज्यादा चांदी जो है राजस्थान से निकाली जाती है, अरावली क्षेत्र से। पूरे विश्व में सर्वाधिक चांदी जो मैक्सिको से निकाली जाती है। कहां से? मैक्सिको से निकाली जाती है सर्वाधिक चांदी। तो 3-4 पॉइंट, पूरे विश्व में सर्वाधिक मैक्सिको से, भारत में राजस्थान से और सीसे के साथ निकाली जाती है। सीसा और चांदी को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। अभ्रक को लेकर बात करें तो अभ्रक एक हमारे पास कैसा है? अभ्रक एक हमारे पास कुचालक पदार्थ है, कुचालक है ना। सबसे ज्यादा अभ्रक जो आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है और पूरे विश्व में अभ्रक जो है वो चाइना से सर्वाधिक निकाला जाता है। कहां से? चाइना से सर्वाधिक निकाला जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम निकालने से पहले आप पेट्रोलियम को समझना होगा। जैसे पेट्रोलियम दो तरीके होते हैं। जब पेट्रोलियम का कुआं खोदते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक ऊपर उसके ऊपर भाप तैरती हुई रहती है। जो लिक्विड पार्ट होता है इसे कहते हैं ऑयल यानी तेल। इसी से निकलते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। ये सारी की सारी चीजें जो है ये लिक्विड वाले पार्ट से निकलती हैं। जबकि जो आपको भाप तैरती हुई दिखाई देगी ना, ये 30% पार्ट होता है और इससे निकलती है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा जो घटक है वो है मीथेन। मीथेन हमें कहां कहां पर पाई जाती है? जहां पर मलबा होगा वहां पर होगी, धान की खेती में निकलेगी, ढोरों की जुआली में निकलेगी, इन सभी में मीथेन निकलती है। और सबसे बड़ा जो पार्ट है नेचुरल गैस का वो मीथेन ही है। तो ऊपर जो भाप है इससे बनेगी नेचुरल गैस, और नीचे वाला जो पेट्रोलियम वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट, इससे बनेगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेटकोक, मोम और तारकोल। ये सारी की सारी चीजें बनेंगी। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पेट्रोलियम निकलता है तो वो है मुंबई हाई। और मुंबई हाई कहां पर है? महाराष्ट्र में है, अरब सागर में है। ठीक है ना। और D6 ब्लॉक है। D6 ब्लॉक जो है बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश के पास है। ये सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र है हमारे पास किसके? पेट्रोलियम के। मुंबई हाई और D6। ठीक है, मुंबई हाई और D6 है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अब मैंने आपको ये सारा का सारा बता दिया है ना। ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है ना सब कुछ मिलेगा, केवल आपको चीजें सुननी है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र करोल, खंबात और अंकलेश्वर ये गुजरात के क्षेत्र हैं। बसीन मुंबई हाई महाराष्ट्र का है। नहर कटिया असम का है। सूरमा घाटी असम का है। डिगबोई असम का है। इन नहर कटिया, सूरमा घाटी, डिगबोई असम के हैं। मुंबई हाई, बसीन महाराष्ट्र के हैं। अंकलेश्वर, खंबात और कलोल जो है वो गुजरात के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सबसे पहला कुआं जो है असम के माकुम में खोला गया, लेकिन सफल कुआं सबसे पहला जो है वो डिगबोई असम में खोला गया। कहां पर? डिगबोई असम में खोदा गया। चलिएगा नेक्स्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया। D6 है ना, ये सब बता दिया मैंने आपको। अब चलिएगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन कौन से फेमस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? जैसे शीत मरुस्थल हमें देखने को मिलता है लद्दाख में, देखने को मिलता है शीत मरुस्थल लद्दाख में, है ना, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में भी इसका थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन लद्दाख में सबसे बड़ा पार्ट है। पन्ना और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ का रण जो है ये गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानकमर, अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु का बायोस्फीयर रिजर्व है ना। इसके अलावा अगस्त्यामलाई जो है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर पड़ता है। तमिलनाडु प्लस केरल के बॉर्डर पर पड़ता है अगस्त्यामलाई। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु का है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश का है। सिंपलीपाल जो है उड़ीसा का है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल का है। नौकरेक मेघालय का बायोस्फीयर रिजर्व है। असम का डिब्रू सैखोवा और मानस है। दिहांग और दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजंगा जो है सिक्किम का बायोस्फीयर रिजर्व है। कहां का? सिक्किम का। और नंदा देवी जो है उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व है। अब चीजों को समझेंगे। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें यूनेस्को में 12 शामिल हैं। और 12 में से सबसे पहला जो यूनेस्को में शामिल हुआ था उसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में शामिल हुआ था। सॉरी, 1986 में बना था, 2000 में शामिल हुआ था। क्लियर है। अब मैं बात करूं इसको लेकर और क्या पॉइंट बनेंगे। भारत का एकमात्र तटीय बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? वो है मन्नार की खाड़ी। कौन सा? मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार। ये सारे के सारे हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व में रिपीट कर देता हूं। शीत मरुस्थल लद्दाख, पन्ना पचमढ़ी मध्य प्रदेश, कच्छ का रण गुजरात, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके अलावा नीलगिरी तमिलनाडु, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, सिंपलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नौकरेक मेघालय,
डिब्रू सैखोवा मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम और नंदा देवी उत्तराखंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला। ये हुए हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, ये यूनेस्को में शामिल है। एक बार स्क्रीनशॉट लेने ना, उनकी मैंने ईयर लिख दी है, जो 12 शामिल है उनकी सबकी ईयर लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड को लेकर बात करें। देखो कौन कौन से वेटलैंड कहां कहां पर है। रेणुका, चंद्रताल और पोंग बांध ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। रोपड़, काजी, हरिके, नागल, केशोपुर और व्यास ये पंजाब में है। कहां पर? पंजाब में है। सांभर और केवलादेव राजस्थान के हैं। नल सरोवर ये गुजरात का है। भोजताल जो है ये है एमपी का। मधेश्वर जो है ये है महाराष्ट्र का। कहां का? महाराष्ट्र का है मधेश्वर। इसके अलावा बेमनाड, सेटाचलम और अष्टमुडी जो है ये केरला के हैं। कहां के? केरल के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूं अगला, पॉइंट कैलीमरे जो है ये तमिलनाडु का है। कहां का? तमिलनाडु का है पॉइंट कैलीमरे। कोलेरू जो है ये हमारे पास आंध्र प्रदेश का कोलेरू। ठीक है ना। उड़ीसा का है हमारे पास चिल्का और भीतरकनिका। वेस्ट बंगाल के हैं हमारे पास सुंदरवन और ईस्ट कोलकाता। रुद्र सागर जो है त्रिपुरा का है ना। केबुल लामजाओ जो है ये हमारे पास किसका है? मणिपुर का है केबुल लामजाओ। और दीपोर बिल जो है वो असम का है। कहां का? असम का दीपोर बिल है। इसके अलावा तोसो मेमोरी, वुलर, सुन्नीसर और हेकेडो जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के, ये वेटलैंड है जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर है? तो एक बार इन्हें निगाह मारो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट, वरना पीडीएफ का रिवीजन कर लेना, आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी पूरी पीडीएफ। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 10 आपको वेटलैंड याद रखने, ऊपरी गंगा, नवाबगंज, समन, पार्वती, समसपुर, सांडी, सरसईनावर, सूरसवोर, हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 10 जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। क्लियर है? अब राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क को लेकर बात करते हैं। नेशनल पार्क में हमारे पास देखिएगा, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, राजाजी और नंदा देवी उत्तराखंड के हैं। मोलिंग और नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है। असम के हैं मानस और काजीरंगा ओरंग ये असम के हैं। ठीक है। केबुल लामजाओ और सिरोही जो है ये मणिपुर के हैं। ठीक है, मणिपुर के हैं। इसके अलावा आते हैं मोरेन और ब्लू माउंटेन जो है ये मिजोरम के हैं। मोरेन और ब्लू माउंटेन कहां के? मिजोरम के हैं। नौकरेक जो है ये मेघालय का है। नौकरेक मेघालय का है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है त्रिपुरा जो है, बिसन जो है त्रिपुरा का है। दुधवा जो है यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए फेमस है। और ये कहां पर है? ये गुजरात में है। और एशियाई शेरों के लिए फेमस है गुजरात का। सरिस्का, केवलादेव और मुकुंदरा हिल ये राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं। ठीक है। ग्रेट हिमालय, पिनवैली, खीरगंगा, इंद्रिका और संबलवारा ये सारे के सारे हमारे पास कहां के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। कहां के? हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस लद्दाख का है। हेमिस लद्दाख है ना, हेमिस जो है वो लद्दाख का है। बाकी 3 जो है सलीम अली, किश्तवाड़ और दाचीगम ये जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है। चंदेरी, नवेगांव, घुंगामल और तंडोबा ये महाराष्ट्र के हैं। कहां के? ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है, सारे के सारे महाराष्ट्र के। कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, राजीव गांधी, बांदी और आंसी ये कर्नाटक के हैं। कहां के? कर्नाटक के हैं। ठीक है ना। पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामलाई ये हमारे पास केरल के हैं। कहां के? केरल के हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पालिनी, मुदुमलाई, मन्नार और मुकुर्थी ये तमिलनाडु के हैं। ये कहां के? तमिलनाडु के हैं। भीतरकनिका और सिंपलीपाल ये उड़ीसा के। कहां के? उड़ीसा के। इसके बाद बुक्सा, सुंदरवन, नोरा वैली और जल्दापारा ये वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है ना। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, संजय और सतपुड़ा ये एमपी के हैं। ये कहां के? ये एमपी के हैं। क्लियर है? ये कहां के? ये एमपी के हैं। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद अगला आता है, अगले आते हैं हरिके। हरिके कहां का? पंजाब का है हरिके। पंजाब का हरिके है। कलेसर और सुल्तानपुर जो है ये हमारे पास हरियाणा के हैं। कलेसर, सुल्तानपुर कहां के? हरियाणा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास महात्मा गांधी, कैंपबेल, माउंट हैरियर, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, सैडल पीक, रानी लक्ष्मी नेशनल पार्क और गालाथिया ये हमारे पास अंडमान एंड निकोबार के। कहां के? अंडमान निकोबार के हैं। बेतला, हजारी, राजदेवरा, पलामू और एलिफेंटा कॉरिडोर ये झारखंड के हैं। ठीक है। इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ के। कहां के? ये छत्तीसगढ़ के हैं। याद रखोगे ये कहां के? ये छत्तीसगढ़ के हैं। और ये हमारे पास होता है कंप्लीट। तो आज मेरे भाई हमने सबसे पहला चैप्टर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के बाद हमने रेलवे, रेलवे के बाद हमने एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद हमने एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद हमने जो कवर किया वो था खनिज डेटा, खनिज डेटा के बाद हमने वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क ये कवर किया। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी। 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन, इसके लिए पूरा का पूरा लुसेंट मैराथन जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था।
यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट दिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इस नंबर पर डालकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। सबसे पहले मैं बात करूं भारत को लेकर, तो सेंसस 2011 के आधार पर भारत की जो पॉपुलेशन है, सेंसस 2011 के आधार पर वो है 121 करोड़। 121 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत पूरे विश्व का 17.5% घिरे हुए है और सेकंड पोजीशन पर आता है पॉपुलेशन के आधार पर। क्लियर है? इसके अलावा भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर और इसी के साथ इंडिया 7th पोजीशन पर आता है पूरे विश्व में एरिया के आधार पर और पूरे विश्व का 2.4% एरिया घिरे हुए है पॉपुलेशन एरिया के आधार पर, है ना, एरिया के आधार पर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ये मैंने आपको यहां पर लिख दिया है सारा का सारा पार्ट, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान, उसके बाद ये वाली जो बाउंड्री ये है चाइना की, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार। यानी कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर हम एक एक को लेकर बात करें कि कौन कौन सा हमारे पास कैसे कैसे बाउंड्री बनाता है, उन चीजों को समझना स्टार्ट करें तो आप एक एक चीज समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बाउंड्री बनाते हैं। यानी 3 स्टेट और 2 यूटी बाउंड्री बनाते हैं और टोटल बाउंड्री जो है वो 23 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट जो देश आता है हमारे पास वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बाउंड्री बनाता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है और सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो भारत अफगानिस्तान के साथ ही बनाता है। नेक्स्ट आता है देश जो हमारे पास है, इसका नाम है चाइना। अगर मैं चाइना को लेकर बात करूं तो चाइना के साथ सबसे पहले आता है लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, है ना, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो है किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और चाइना के साथ जो बाउंड्री लगती है वो कितनी है? वो है हमारे पास 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर लगती है। और अरुणाचल प्रदेश वाली जो बाउंड्री है जो चाइना के साथ लगती है, इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, ये है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये किसके साथ बनाते हैं? म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगती है भारत की। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेपाल के साथ। नेपाल के साथ उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है और सिक्किम बनाता है। ये नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं और नेपाल के साथ जो है भारत की 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? वो है हमारे पास भूटान। भूटान के साथ एक तो सिक्किम बनाता है, एक बनाता है वेस्ट बंगाल, एक बनाता है असम और एक बनाता है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। ये बाउंड्री बनाने का काम करते हैं और भूटान के साथ बाउंड्री जो है वो 699 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, है ना, वेस्ट बंगाल है, असम है, इसके अलावा मेघालय है, इसके अलावा ये हमारे पास है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो ये सभी के सभी किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? तो आपके ये सभी के सभी बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है और भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की लैंड बाउंड्री को लेकर, तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। भारत की मेन लैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है हमारे पास कितनी? वो है हमारे पास 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है मेन लैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है। मुख्य भूमि की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 6100 किलोमीटर। अगर मैं आइलैंड को भी काउंट कर लूं तो मेनलैंड और आइलैंड के साथ जो भारत की कोस्टल बाउंड्री है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की जो टोटल बाउंड्री वो है 22,716.6 किलोमीटर।
अब आप कहोगे कोस्टल बाउंड्री भारत की बदल गई है, एनसीईआरटी ने भी अपडेट नहीं दिया है, तो जब तक एनसीईआरटी अपडेट नहीं देगी हमें वही पढ़ना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 है, जबकि ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। क्लियर है? इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, कमेंट करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इस चैनल को बिल्कुल ही फ्रीली छोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई भी कंटेंट ना अब ना आने वाले समय में बाइलिंगुअल रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं इंडिया के पॉइंट्स को लेकर, तो इंडिया का सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है इसका नाम है गोर माता, जो कि गुजरात का है। ठीक है ना? इंडिया का सबसे नदन पॉइंट जो है वो है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख का है। ठीक है? इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो ये है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। इंडिया की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो इसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का है। क्लियर है? और इंडिया के सबसे पूरे इंडिया के मुख्य भूमि को भी काउंट करके सबसे दक्षिणतम पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं गुजरात का जो कच्छ जिला है, ये भारत का एरिया में सबसे बड़ा जिला है। भारत का एरिया में सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि पांडुचेरी का है। इंडिया का पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र का है, जबकि इंडिया का सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन में वो दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का दिहांग घाटी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डैम्स को लेकर। अब मेरे साथ थोड़ा सा डैम्स को समझेंगे। जैसे मैं डैम्स को लेकर बात करूं, ये जो रिवर आपको दिख रही है इसका नाम है झेलम नदी। इस झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल, उरी और किशनगंगा परियोजनाएं हैं। तुलबुल, उरी और किशनगंगा जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है ना? और यही जम्मू कश्मीर है, यहां से होकर चिनाब नदी बहती है, और इसी चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। ये कहां पर है? ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है? इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आगे की ओर हमें दिखेंगे नेक्स्ट डैम। जैसे ये आपको दिखेगी, ये वाली जो नदी है इसका नाम है रावी नदी, है ना? रावी नदी। रावी नदी पर ये वाला जो जगह है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर एक तो डैम है जिसका नाम है चमेली डैम। ठीक है? इसके अलावा यह है व्यास नदी। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम, है ना? यह है सतलज रिवर। सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है भांगड़ा नंगल डैम, और भांगड़ा नंगल डैम भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये हुए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, ये आपको दिखेगा पंजाब वाला पार्ट। पंजाब में ये जो रिवर जा रही है इसका नाम है रावी नदी, और रावी नदी पर पंजाब में एक डैम है जिसका नाम है थीन बांध। कहां पर? थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर है। ये है हमारे पास व्यास, और ये है सतलज। इन दोनों के संगम पर हरि के बैराज है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और हरि के बैराज भी कहां पर है? पंजाब में ही हरि के बैराज। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अच्छा, इसके अलावा भागीरथी और भीलंगाना 2 नदियां उत्तराखंड में मिलती हैं, और इनके मिलने पर एक डैम बना है यहां पर, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है हमारे पास टिहरी डैम। और टिहरी डैम जो भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे ऊंचे डैम का एग्जाम्पल है। क्या? भारत के सबसे ऊंचे डैम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है मेरे पास नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी पर हमारे पास सबसे पहले नर्मदा नदी पर एक 3 डैम है मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर। नर्मदा पर 3 डैम ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर है, जो कि नर्मदा पर है ना? और एमपी में है। नर्मदा पर ही गुजरात में एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, और इसी के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। क्लियर है? इसके बाद ये जो रिवर आती है इसका नाम है सोन नदी, और सोन नदी जो है इस सोन की सहायक रिवर है जिसका नाम है रिहंद रिवर, और इसी रिहंद नदी पर एक डैम है यूपी के सोनभद्र में जिसका नाम है रिहंद डैम। क्या नाम है? रिहंद डैम है। ये यूपी में है, सोन की सहायक नदी रिहंद पर। उसके बाद आती है ये वाली रिवर, इसका नाम है हमारे पास चंबल नदी। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में 2 डैम है। कौन कौन से? एक का नाम है गांधी सागर, एक का नाम है जवाहर सागर, है ना? एक का नाम है गांधी सागर, एक का नाम है जवाहर सागर। और इसी पर राजस्थान में एक डैम है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा? राणा प्रताप सागर डैम है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगला आता है हमारे पास ये रहे। अगर मैं बात करूं, देखिएगा ये जो नदी बह रही है ये वाली, इसका नाम है महानदी, है ना? महानदी है। इस महानदी पर उड़ीसा में एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जिसकी लंबाई है 4801 मीटर, और भारत के सबसे लंबे डैम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा निजाम सागर और हुसैन सागर डैम, है ना? हुसैन सागर डैम मूसी नदी पर है, तेलंगाना में है। निजाम सागर डैम मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना में। हमारे पास अगला, इस डैम का नाम है हुसैन सागर,
जो कि मूसी नदी पर तेलंगाना में है, निजाम सागर जो कि मंजीरा नदी पर है और ये भी तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर देखने को मिलता है, नागार्जुन सागर डैम। इसके अलावा हम बात करें मेट्रो डैम, ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में देखने को मिलता है मेट्रो डैम। मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम ये दोनों के दोनों पेरियार नदी पर है और केरला में है, जिसमें से मुल्ला पेरियार डैम जो है ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवादित है और इडुक्की डैम भारत का एकमात्र आर्क के आकार का डैम है, आर्क टाइप डैम है। इसके अलावा कर्नाटक में अलमाटी डैम है जो कि कृष्णा नदी पर है। कौन सा? अलमाटी डैम है जो कि कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट आता हमारे पास जहां पर व्यास और सतलज आपस में मिलती है, पंजाब के कपूरथला में, वहां पर एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटका में है। यहां पर है शिव समुद्रम परियोजना, यहां पर है कोयना परियोजना। यहीं पर एक परियोजना है जिसका नाम है महाराष्ट्र में जायकावाड़ी परियोजना, और जायकावाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दो परियोजना है, पापनासम पापनासम नदी पर, पायकारा पायकारा नदी पर, और ये तमिलनाडु में है, दोनों की दोनों कहां पर? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की स्टार्टिंग 1948 में की गई थी दामोदर नदी पर, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसका मॉडल यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से उठाया गया था और ये कहां की नदी है? यूएसए की एक रिवर है। आधुनिक भारत के मंदिर डैम्स को या फिर परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अब हम बात करते हैं प्लेटू यानी पठारों को लेकर। पठारों को लेकर बात करें तो हमें भारत में मुख्य रूप से मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग पठार, दक्कन प्लेटू, कर्नाटक, तेलंगाना और दंडकारण्य प्लेटू ये मोस्टली पढ़ने होते हैं। सबसे पहले से स्टार्टिंग करते हैं वो मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार को लेकर बात करें तो अरावली और मालवा पठार के बीच में आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार से होकर एक रिवर गुजरती जिसका नाम है बनास नदी, और बनास नदी का ओरिजिन होता है अरावली पर्वत के आसपास से, क्योंकि अरावली पर्वत फेमस है किसके लिए? खनिजों के लिए। इसीलिए जो हमारे पास मेवाड़ पठार है ये भी खनिजों के लिए जाना जाता है, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है और मालवा और अरावली पर्वत के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला प्लेटू हमारे पास मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है ये मालवा प्लेटू हमें देखने को मिलता है, यहां पर अरावली माउंटेन है और यहां पर विंध्याचल माउंटेन है। तो आपसे पूछेगा अरावली और विंध्याचल माउंटेन के बीच में कौन सा प्लेटू है? इसका नाम है हमारे पास मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है काली मिट्टी के लिए फेमस है, इसीलिए मालवा प्लेटू पर कपास का उत्पादन भी होता है। मालवा प्लेटू मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इससे होकर एक चंबल नदी गुजरती है और चंबल नदी अवनाली का प्रदन के लिए फेमस है, इसीलिए उसने मालवा प्लेटू को अवनाली का प्रदन के थ्रू गली इरोजन में बदल दिया है, यानी नालियां बना दी हैं, बीहड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेटू आता है हमारे पास, वो है बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू दो हिस्सों में फैला हुआ है, नॉर्थ वाला पार्ट यूपी में है और साउथ वाला पार्ट एमपी में है। ठीक है। बुंदेलखंड प्लेटू को लेकर बात करें तो यहाँ की जो फेमस नदी है वो है वेतवा, केन, टोन्स और सोन नदी यहाँ की फेमस है, और ये भी खनिजों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में जो खनिज निकाले जाते हैं वो बेसिकली बस बुंदेलखंड वाले एरिया से ही निकाले जाते हैं, इसीलिए खनिजों के लिए फेमस है। बुंदेलखंड के बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अगला प्लेटू, इसका नाम है हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू। के बाद आता है इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट प्लेटू आता है जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद आता है हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू, सॉरी बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू को लेकर बात करें तो बघेलखंड प्लेटू इस तरीके से छोटा नागपुर प्लेटू के बाद फैला हुआ है। इसका जो मुख्य पार्ट है वो हमारे पास एमपी में भी है, यूपी में भी है और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू के अलावा बात करें फिर आता है छोटा नागपुर प्लेटू। अगर छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर हम बात करें, किसको लेकर? छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा, छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर अगर हम बात करें, ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो झारखंड में है। इससे होकर एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी यहाँ की फेमस नदी है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जमशेदपुर, जिसे हम कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यह भारत में बहुत ज्यादा खनिजों के लिए फेमस है, इसलिए इस पठार को कहा जाता है क्या? इस पठार को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसी छोटा नागपुर प्लेटू में हमें एक जलप्रपात देखने को मिलता है जिसका नाम है हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अगला प्लेटू जिसका नाम है शिलोंग प्लेटू। क्या नाम है? शिलोंग प्लेटू है। अगर हम शिलोंग प्लेटू को लेकर बात करें, ये रहा
शिलोंग प्लेटू जो है ये मुख्य रूप से मेघालय में फैला हुआ है। इसी शिलोंग प्लेटू पर गारो खासी जयंती पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, है ना। और ये जो पहाड़ियां हैं इनका आकार कीप के आकार का है, इसीलिए जो मानसून आते हैं, मानसून आने के बाद टकराकर यहाँ पर खूब ठीक ठाक बारिश करते हैं। यही कारण है पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मौशिन नाम जो है वो इसी हमें पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। ये हमारे पास है शिलोंग प्लेटू। और शिलोंग प्लेटू किसका भाग है? झारखंड की पहाड़ियों का ही पार्ट है। इनके बीच के गैप को कहा जाता है मालदा गैप या फिर गारो खासी गैप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दक्षिण भारत के प्लेटू। ये प्रायद्वीपीय भारत के प्लेटू भी कहते हैं। सबसे पहले आता है दक्कन प्लेटू। भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर काली मिट्टी है वो इसी दक्कन प्लेटू पर है, और दक्कन प्लेटू का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। कर्नाटक प्लेटू का विस्तार कर्नाटका में है। तेलंगाना प्लेटू का विस्तार तेलंगाना में है। और दंडकारण्य प्लेटू जो है, दंडकारण्य प्लेटू, इसका जो विस्तार है वो हमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये दंडकारण्य प्लेटू जो है वो टिन और तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? टिन और तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है दंडकारण्य का प्लेटू। नेक्स्ट आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत की जनजातियों को। भारत की जनजातियों को लेकर बात करें तो देखिएगा, एक तरफ से चलते हैं। जैसे सिक्किम में हमें लेप्चा और भूटिया जनजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें असम में देखने को मिलती है मिकिर और रेंगमा जनजातियां। मेघालय में देखने को मिलती हैं गारो खासी जयंती जनजातियां। इसके अलावा हमें त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी जनजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें ये मिजोरम वाला पार्ट है, मिजोरम में हमें हमार, पोर, लुसाई और मिजो देखने को मिलती है। उसके बाद कुकी मणिपुर में देखने को मिलती है। नाग और कोन्याक नागालैंड की जनजातियां हैं। सिंहपो, अबोर, डफला, मिरी और मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की पूरी ट्राइब्स होती हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। उसके बाद आता हमारे पास ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति जिसका नाम है कवर्धा जनजाति। इसके अलावा झारखंड में जनजातियां हैं मुंडा, संथाल, बिरहोर और हो जनजातियां। ये सारी की सारी झारखंड की ट्राइब्स हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल, यहां पर है भूमिज और लोधा ट्राइब। ये हमारे पास है उड़ीसा, यहां पर मुआंग, भुइया और अवांग जनजाति, ये उड़ीसा की ट्राइब्स है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइब्स आती है हमारे पास मध्य प्रदेश में कोल, भील, लंबाडा, बैगा और सहरिया, ये मध्य प्रदेश की ट्राइब्स है। इसके अलावा कोली, बंजारा और मूरिया ये गुजरात की ट्राइब्स है। कोली, बंजारा और मूरिया गुजरात की हैं। भारतीय ट्राइब कर्नाटका में रहती है। लंबाडा और बहरूपिया ट्राइब आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। कहां की ट्राइब है? आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मोपिल, नायर, कारद, इरूला और पनियान जनजातियां जो है वो केरला की है। इसके अलावा टोंडा और बड़गा जनजातियां जो है वो तमिलनाडु की हैं। इसके अलावा हमारे पास ये तमिलनाडु की हो गई। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ओंग, जरवा, सेंटेनलीज, सोम्पेन ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। बासी ट्राइब जो वो लक्षद्वीप की ट्राइब है। कौन सी? बासी ट्राइब। नेक्स्ट, इसके अलावा सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम में पाई जाती है। और किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। गुजरात को लेकर बात करें तो गुजरात में हमारे पास जनजाति गुज्जर जनजाति गुजरात की, जो कि एक मुस्लिम जनजाति है। राजस्थान में मीणा, गरसिया, कालबेलिया और सहरिया जनजातियां पाई जाती हैं। और मीणा को मत्स्य अवतार के रूप में जाना जाता है। और कालबेलिया जनजाति जो है एक सफेरा जनजाति है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर जनजातियां हैं। थारू, भुक्सा, भेटिया और जौनसारी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट आते हैं भारत के द्वीपों को लेकर बात करते हैं। अगर मैं भारत के द्वीपों को लेकर बात करूं तो सबसे पहला द्वीप आता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इसको लेकर बात करें तो इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और भारत में जितनी भी मिसाइलें हैं वो इसी आइलैंड से छोड़ी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला है श्रीहरिकोटा आइलैंड। आंध्र प्रदेश के पास है श्रीहरिकोटा आइलैंड और ये बंगाल की खाड़ी में है। इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से हमारे पास उपग्रह भारत में छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप टोटल 36 आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें से रहने योग्य 10 है। ठीक है। अगर लक्षद्वीप को लेकर बात करें तो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल का ही हाई कोर्ट लगता है। यहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। केवल एक द्वीप है मिनिकॉय, इस पर महल भाषा बोली जाती है। इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, जिन्हें कहते हैं एटोल प्रकार की चट्टानें, यानी घोड़े के नाल के आकार की चट्टानें भी कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावत्ती है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर को इसको किसमें भारत का केंद्र शासित प्रदेश से घोषित किया गया था।
याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा इस पर पढ़ने 1 नवंबर 1956 को इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसके अलावा इस पर 2 हमें चैनल देखने को मिलते हैं, एक है 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को अलग करता है मिनी खोय से, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूहों को लक्षद्वीप के ही मिनी खोय से अलग करता है। यह है 9 डिग्री चैनल। कौन सा 9 डिग्री चैनल है? ये था लक्षद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगला आता है हमारे पास दीव आइलैंड, है ना, दीव आइलैंड। अगर मैं दीव को लेकर बात करूं, ये आपको दिखेगी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के मुहाने पर ही ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको दिखेगा दीव आइलैंड। कौन सा दिखेगा? दीव आइलैंड दिखेगा। और ये कहां पर है? ये हमारे पास है गुजरात से लगा हुआ है। इसके अलावा आता है एक जिसका नाम आलियावेट आइलैंड। आलियावेट आइलैंड जो ये भी नर्मदा नदी के मुहाने पर ये भी नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में है और ये भारत में पेट्रोलियम के लिए फेमस है आलियावेट आइलैंड। तो दीव कहां पर है? गुजरात से लगा हुआ है, जबकि जो हमारे पास कौन सा है आलियावेट है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है, अरब सागर की तरफ या फिर खंबात की खाड़ी की तरफ, जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है गंगा सागर और न्यू मुरिया आइलैंड। ये आपको 2 आइलैंड दिखेंगे, गंगा सागर, न्यू मुरिया आइलैंड। ये जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर है। जो गंगा सागर आइलैंड है ये वेस्ट बंगाल के टेरिटरी में आता है और यहाँ का जो मेला है वेस्ट बंगाल का गंगा सागर मेला, ये पूरे भारत का फेमस मेला, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला भी है। न्यू मुरे आइलैंड जो है ये निकला था लेकिन समुद्री तरंगों के की वजह से टूट गया, लेकिन ये विवादित रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कभी कभी पूछता न्यू मुरे आइलैंड किन किन के बीच विवादित रहा था? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित रहा था। नेक्स्ट आता हमारे पास द्वारिका। ये जो आपको दिखेगा द्वारिका, ये है गुजरात से लगा हुआ द्वारिका। इसे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आइलैंड को, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास खादिया, इसके बाद आता है हमारे पास एलिफेंटा सालसेट द्वीप। जो आपको सालसेट द्वीप है ना, सालसेट द्वीप, इसी पर जो आपको मुंबई देखने को मिलता है ना, मुंबई इसी सालसेट द्वीप से लगा हुआ है मुंबई। तो मुंबई किस आइलैंड का पार्ट है? सालसेट आइलैंड का पार्ट है। सालसेट आइलैंड कहां पर है? तो ये हमारे पास महाराष्ट्र से लगा हुआ है अरब सागर में, और इसी से लगा हुआ एलिफेंटा द्वीप, ये भी हमारे पास महाराष्ट्र के पास है। और ये भी कहां पर है? ये भी हमें देखने को मिलता है इसी वाले पार्ट में, यानी अरेबियन सी वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास कौन से? ये हुए हमारे पास आइलैंड। इसके अलावा एक आता है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार जो है टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें रहने योग्य जो है वो 38 आइलैंड है। अंडमान निकोबार को लेकर बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है ना, सैडल पीक है, जो कि हमें नॉर्थ अंडमान पर देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम जो है वो है श्री विजयपुरम, जो कि हमें साउथ अंडमान पर देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार जो है अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम, यानी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम जो है यहां पर एक पास करता है, जिसका क्या नाम है? यहां पर एक पास करता है, आप उसका नाम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी का नाम है हमारे पास इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहां पर? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार को लेकर। और ये हमारी क्लास जो है इसमें मैंने आपको सारे के सारे आइलैंड करा दिए, इसमें सारे के सारी मैंने आपको जनजातियां करा दी, इसमें मैंने आपको डैम्स करा दिए, इसमें मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश करा दिए, इसमें मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर करा दिए, प्लेटो यानी पठार भी करा दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक तो प्यारी सी कमेंट चाहिए होगी, और दूसरा आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप खुद कमेंट में बताकर जाएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर चाहिए। मैं ये कहता हूं इतने कम समय में इससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, सभी को चाहिए।